नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम केतु की एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसका हमने नाम रखा है केतु का आध्यात्म। हमने अपने ओपनिंग एपिसोड में केतु की बात की थी और केतु को एनालाइज किया था और अब हम प्रत्येक नक्षत्र के साथ केतु का व्यवहार कैसा रहता है, केतु किस तरह से प्रभावित करता है व्यक्ति को और कैसे उसे जीवन में मदद करता है और कहाँ उसे रोक देता है, इस सब की हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इनमें जब केतु होता है तो किस तरह का प्रभाव या इन्फ्लुएंस व्यक्ति को देता है। इस सीरीज़ में हमने एक बात और भी बोली हुई है, राहु के संदर्भ में, वही केतु के संदर्भ में भी लागू है। केतु किस राशि में है यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो लग्न में है या पंचम भाव में है या द्वादश भाव में है। उसका प्लेसमेंट कुंडली में पूरी कुंडली को संचालित करता है, क्योंकि राहु और केतु जो हैं कार्मिक ग्रह हैं। कार्मिक ग्रह का सीधा सा अर्थ यह हुआ कि वो हमारे कर्मों के फल के परिणाम देते हैं और कर्म वो जो हमने किसी पिछले जन्म में किए थे। सारे जन्मों के कर्म एक जन्म में तो समाप्त नहीं होते। ऐसे तो बहुत कम लकी लोग हैं कि उनके एक ही जन्म में सारे कर्मों के जो पिछले कर्मों के फल हैं ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन समय समय पर मिलते रहते हैं, हर जन्म में मिलते रहते हैं। वहाँ से कुछ हम अपने पूर्व का संचित कर्म ख़त्म करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, और कुछ हम एकत्रित कर लेते हैं। तो ये श्रृंखला चलती रहती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर केतु एरीज में हो तो कैसे बात करता है, कैसे व्यवहार करता है। तो थोड़ा हम केतु को जान लें, फिर हम केतु की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेष राशि में केतु। राशि तो मेष रहेगी, नक्षत्र ही बदलेंगे। वेदों ने तो यह लाखों वर्ष पूर्व जान लिया था कि ब्रह्मांड या ये आकाश कैसे अस्तित्व में आया, उसके बाद विकास का क्या क्रम बना, कैसे ग्रह नक्षत्र अस्तित्व में आए और कैसे उन्होंने जगत और मानव को इम्पैक्ट किया या उस पर असर डाला। पिछले 500 सालों की खोज के बाद विज्ञान यह जान पाया कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, जब आकाश धीरे धीरे सघन होने लगा और एक दिन वहाँ पर बिग बैंग होता है या महाविस्फोट होता है। उसके बाद यह संसार या ब्रह्मांड धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आता चला गया। इस ब्रह्मांड का जब प्रारंभ हुआ तो सारे ग्रह एक ही राशि में थे और वो राशि है मेष। उसी राशि में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, सारे ग्रह उसी राशि में थे। यह अंतरिक्ष की पहली राशि है और हर युग परिवर्तन के साथ इस राशि में सारे ग्रह पुनः आ जाते हैं और एक नए युग का प्रादुर्भाव होता है और यह क्रम अनंत काल तक चलता रहा है और चलता रहेगा। और यह बात लॉजिकली काफ़ी संतोषजनक मालूम पड़ती है कि मेष जो है मंगल की राशि है और बड़ी एग्रेसिव राशि है, और यहाँ पर मंगल खुद एग्रेसिव हो जाता है। जब सारे ग्रह उसमें स्थित होंगे तो एक अलग प्रकार का माहौल बनेगा, जिसको हम ब्रह्मनाद भी कह सकते हैं, महाविस्फोट भी कह सकते हैं, बिग बैंग भी कह सकते हैं,
नाद ब्रह्म भी कह सकते हैं। और यहाँ से इस तरह से ब्रह्मांड की यात्रा प्रारंभ हुई। ज्योतिष में हर ग्रह का अस्तित्व, प्रभाव और उसकी भूमिका एकदम तय है। अगर हम बोलचाल की भाषा में बोलें तो सूर्य का संबंध आत्मा से है, चंद्रमा का मन से, मंगल का पराक्रम से, बुध का तर्क से, बृहस्पति का ज्ञान से, शुक्र का वैभव से और शनि का दुख से या कर्म से और राहु का रहस्य से और केतु का इल्यूजन या इंट्यूशन से। अगर केतु आपका भ्रम दूर कर दे तो फिर आप कोई भी हाइट जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। राहु केतु को हम ज्योतिष में कार्मिक ग्रह मानते हैं, बोलते हैं, जानते हैं। और कार्मिक ग्रह का मतलब यह होता है कि जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, चाहे वो संचित हों, क्रियमान हों या प्रारब्ध से हों, उन सब का फल समय समय पर इस जन्म में हमको मिलता है। शनि वो ग्रह है जो इसी जन्म में 2 से 3 बार साढ़े साथी में और कई बार चतुर्थ, अष्टम, पनौती के रूप में हम सबको इस जन्म में मिलता रहता है। और शनि का जो संबंध है वर्तमान से है। शनि प्रैक्टिकल प्लैनेट है, वर्तमान से है। और जो भी हमारी कमियां या बेवकूफ़ियां होती हैं उनका फल शनि इसी जन्म में देता है और वो अगले जन्म का वेट नहीं करता। जो भी आप करते हैं, क्योंकि 2 बार 3 बार आपके पास साढ़े साथी आ सकती है जन्म से लेकर, कई लोग तो 4 बार भी देख लेते हैं, 3 बार तो संभव हो ही जाता है। तो 3 बार साढ़े साथी में और उसके बाद चतुर्थ, अष्टम तो आएगा ही आएगा। तो वो आपको 30 वर्ष में कम से कम 12.5 साल तो आपकी खबर ले लेता है। तो वो आपको छोड़ता नहीं है, वो सब वर्तमान की बात करता है। शनि की चर्चा हम आगे कभी करेंगे तो तब बात करेंगे उसके ऊपर। राहु केतु शुद्ध रूप से कार्मिक ग्रह हैं और जो जन्म दर जन्म हमें अपने कर्मों के फल समय समय पर देते रहते हैं। राहु मानसिक उलझनों की पराकाष्ठा तक व्यक्ति को ले जाकर एक ऐसे मोड़ पर छोड़ता है जहाँ पर उसका शारीरिक या भौतिक संतुलन बिगड़ने लगता है। अगर राहु अच्छा हो, शुभ हो, तो भी आदमी अपनी उपलब्धियों के नशे में चूर होने के खतरे से जुदा नहीं होता। यदि व्यक्ति अपने को साध सके, अपने को आध्यात्म की ओर ले जा सके और यंत्र, मंत्र, तंत्र इन सब में अगर हिस्सा ले तो फिर वो कमाल कर सकता है। फिर वो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस भवसागर से आसानी से पार हो सकता है। केतु एकदम अपोजिट है, जो साइकिक और साइकोलॉजिकल लेवल पर व्यक्ति को वाइब्रेशन के द्वारा या संवेगों के द्वारा चेतन या अचेतन करता है। दोनों ही बातें, क्योंकि इसके पास और कोई ज़रिया नहीं है, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं पहले एपिसोड में। केतु जो मूलतः जो है वो इल्यूज़न का ग्रह है। इल्यूज़न का मतलब हुआ भ्रम। और कई बार हमारा जो भ्रम है, हम ही अपने भ्रम को इतना फैलाते जाते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं हम उनको अपने व्यक्तित्व, अपने कर्मों, अपनी मानसिक उलझनों से उनको भी कंफ्यूज करने में मास्टर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में फिर हम एक ऐसे भवसागर में या धुंध में फंस जाते हैं, तो एक धुंध से निकल के दूसरे धुंध में चले जाते हैं। यह एक बेसिक इसका कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
और दूसरा जो इसका लेवल है वो है इंट्यूशन, अंतः चेतना। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, या आपको संवेगों के द्वारा या प्रतीकों के द्वारा ये साक्षात दिखना शुरू हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। जब आप यहाँ पर इस लेवल पर आ जाते हैं तो आप पारंगत हो जाते हैं, फिर आप इस दुनिया के झंझट से भी मुक्त हो सकते हैं। और अगर केतु इंट्यूटिव लेवल पर या इंट्यूटिव विजडम के लेवल पर ऑपरेट करना शुरू कर दे तो फिर वो आपको स्वतः ही प्रज्ञा के मार्ग पर ले जाता है, आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर ले जाता है। वहाँ से एक नई यात्रा जो आपकी शुरू होती है। इसीलिए ज्योतिष में कहा भी जाता है केतु मुक्ति का ग्रह है। केतु का जो कार्य क्षेत्र है वो आकाश है या ईथरिक वर्ल्ड है, ईथर के लेवल पर ऑपरेट करता है, बहुत सटल लेवल पर ऑपरेट करता है, बहुत सूक्ष्म लेवल पर ऑपरेट करता है। और जब ये पॉजिटिव होता है तब ये आपको बहुत सशक्त बना देता है, मजबूत बना देता है, चाहे वर्ल्डली लेवल पर हो। अगर आप वर्ल्डली लेवल की बात करेंगे, भौतिक स्तर की बात करेंगे, तो किसी भी ऊंचे पद पर आपको पहुंचा सकता है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल हो, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में हो। ऐसी अवस्था में आपको लेके जा सकता है। और दूसरी अवस्था में जब ये इल्यूज़न के लेवल पर होता है तब ये आपको कितना भ्रमित कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। और जब व्यक्ति इन दोनों से निकल जाता है तो फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर जा सकता है। इसलिए केतु मुक्ति का ग्रह भी है। और इस जन्म में जो भी जानने योग्य है, जो भी मिस्टिक है, जो भी मिस्टीरियस है, वो सब आपको जन्मा देता है। केतु में वो दम है कि आपको ज़मीन से लेके आसमान तक पहुंचा दे, फर्श से अर्श तक। और अगर ये तंग करे तो इतनी मेंटल एग्नी देता है, इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि जिसकी भी कोई सीमा नहीं। अब केतु को समझने, अगर हम केतु को समझना शुरू कर दें तो हम बहुत सारी स्थितियों से पार हो सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं कि जब केतु एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है तो किस तरह का व्यक्तित्व तैयार होता है। पहली कुंडली मेरे पास अन्ना हजारे की है। और अन्ना हजारे को कौन नहीं जानता। अन्ना हजारे एक समाज सेवी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत कार्य किया। और वहाँ की जो लोकल सरकार थी उसके खिलाफ अक्सर ये भूख हड़ताल कर देते थे। तो गांधीवादी हैं, गांधी जी का सबसे बड़ा शस्त्र था भूख हड़ताल, अनशन। तो अनशन करने में ये भी उनके अनुयायी हैं और उसी तर्ज पर अनशन करते हैं। जब 2011 में लोकपाल बिल को लेकर केंद्र में काफ़ी हलचल थी, बहुत सारे लोग लोकपाल बिल के पक्ष में थे। जितने भी लोग अब सरकार में हैं इस समय, वो सब लोकपाल बिल के पक्ष में थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसी ने भी लोकपाल बिल को या लोकपाल को नियुक्त नहीं किया, और किया भी तो उसको उतनी शक्ति नहीं थी। कर्नाटक में लोकपाल थे, उन्होंने जो बोला उनका न्याय माना भी नहीं गया। लेकिन अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया वो कमाल का था। आज के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो तो उनके साथी थे, और उनके साथ में बहुत सारे नए नेता थे। आप पार्टी का जन्म अन्ना हजारे की कोख से हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। अन्ना हजारे का जो लोकपाल बिल था वो तो हुआ नहीं, उसके साथ तो अन्याय हो गया। लेकिन उसके बाद
आपकी दो दो सरकारें बन गई, दिल्ली में और पंजाब में। इसके अलावा एक और महिला IPS किरण बेदी भी वहाँ पर रामलीला मैदान में दिन रात झंडा फहराती रहती थी, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गई एक दो स्टेट्स की। तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, अन्ना हज़ारे को फ़ायदा नहीं हुआ। अन्ना हज़ारे की कुंडली सामने है, कुंडली की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो इनका नक्षत्र है, वो केतु जो है वो अश्विनी के नक्षत्र में। हमारा ऐसा मानना है कि अगर कुंडली में राहु और केतु को देख लिया जाए, उनका ठीक से अध्ययन कर लिया जाए, तो पूरी कुंडली को जाना जा सकता है। और आने वाले दिनों में हम इस तरह से लोगों को सिखाने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति के राहु केतु देख लो, कुंडली में कहाँ स्थित हैं, उनके नक्षत्र देख लो, तो आप पूरी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। और जो भी ग्रह होते हैं उसी के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में होते हैं। ये थोड़ा लंबा विषय है, मैं उस पर अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन ये मेरा विषय है जिसमें मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाना चाहता हूँ, ताकि आम आदमी राहु केतु देख के कुंडली समझ ले। चलो कुंडली की व्याख्या कर देते हैं। अब कुंडली सामने आपके देख लीजिएगा, मिथुन लगन की कुंडली है और पंचम में राहु है, सप्तम में बुध है, अष्टम में सूर्य है, नवम में शुक्र है, दशम में मंगल है, गुरु है, चंद्रमा है, 11th में शनि है और केतु है। नीच का शनि है और साथ में केतु है, और दोनों ही अश्विनी के नक्षत्र में, यानी केतु के नक्षत्र में है। अब 11th जो हाउस होता है, वो हाउस होता है मित्रों का, प्रशंसकों का, सपोर्टर्स का। तो इनको जितने मित्र मिले, स्पेशली इस आंदोलन में जहाँ पर लोकपाल बिल का आंदोलन हो रहा था, वो सारे नकली थे। ये सारे इनको छोड़ गए, इनका इस्तेमाल करके छोड़ गए। इनका इस्तेमाल हो गया, बहुत नेशनल लेवल पर इनका इस्तेमाल हो गया, सबको सरकारें मिल गई। और अन्ना हज़ारे आज भी अपने गाँव में जैसे पहले थे वैसे बैठे हुए। सवाल ये नहीं है, ये तो सन्यासी हैं, इन्हें क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर केतु का जो नक्षत्र है अश्विनी हो, तो आदमी ठगा जाता है। कहने का मतलब ये, या तो वो बहुत बड़ा ठग हो, ये तो सन्यासी हैं, ये तो महात्मा हैं, ये तो अच्छे व्यक्ति हैं, साधु है एक तरह से। अगर आदमी उल्टा हो तो वो दुनिया को ठग सकता है या ठगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, ये ठगाए गए हैं। केजरीवाल ने ठगा, सब ने ठगा, जितने भी वहाँ पर लोग थे सब ने इनको ठगा। और आज इनकी कोई बात नहीं सुनता, ना इनसे कोई मशवरा लेता है, ना कहीं इनका जिक्र होता है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक साधुनुमा आदमी को ये जो पॉलिटिशियन थे, जो बने भी नहीं थे उस समय, वो बन रहे थे, उन्होंने अपनी नौकरी पेशा थे बेसिकली, सब के सब। केजरीवाल भी नौकरी में थे, किरण बेदी भी नौकरी में थी, ये सब पॉलिटिशियन हो गए, इनके अपने अपने इंटरेस्ट हो गए। और आज भी अन्ना हज़ारे जी अपने गांव में हैं। हालांकि मस्त हैं वो, ये अलग है, साधु आदमी मस्त होता है। लेकिन अगर हम इसको भौतिक तरीके से देखें तो यहाँ पर आदमी ठगा जाता है, तो ठगे गए। हमारे पास दूसरी कुंडली है बेनिटो मुसोलिनी की, जो फर्स्ट और सेकंड वॉर में, खासतौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो वहाँ के इटली के डिक्टेटर थे और इन्होंने राज किया था वहाँ पर 1922 से लेकर 1943 तक। 20 वर्ष से अधिक, लगभग 24 वर्ष तक इन्होंने डिक्टेटरशिप के दौर में काम किया था। पहले ये आर्मी में थे, धीरे धीरे बढ़े और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने काफ़ी तरक्की की। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आते आते तो ये बहुत बड़े डिक्टेटर हो गए और जर्मनी के साथ ज्वाइन किए, बाद में हार गए, बाद में इनकी हत्या भी कर दी गई। मुसोलिनी कई कारणों से जाने जाते हैं, जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है, मैं उसकी बात करता हूँ। जब मैं पढ़ता था तब मैंने इसको पढ़ा था अपने स्टूडेंट डेज में। ये वहाँ पर जो भाषा थी इटालियन नहीं थी, इतालवी नहीं थी,
तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसमें जितने शिक्षाविद थे पूरे देश के सबको एकत्रित किया। वो करीब 1200-1300 थे, सबको बुलाया गया पूरे देश में, और उनको बोला गया कि आप ये बताओ कि इटली जो है, इटली की भाषा इटालियन होना चाहिए, इतालवी होना चाहिए, ये आप कितने कम से कम समय में कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि ये काम तो साहब 12 साल में होगा। तो ये बोले कि नहीं, 12 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, ये हमको बहुत जल्दी चाहिए, आप पूरा दिमाग लगा के बताओ, और आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं इटली का डिक्टेटर हूँ, तानाशाह हूँ, और मुझसे सब बात कर रहे हो, सब मुझे गौर से देखो, और गौर से देखने के बाद अब तय करो मुझे कम से कम समय चाहिए, नो नॉनसेंस। तो उन्होंने मशवरा किया और बोला कि 10 मिनट में उत्तर चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि आप चाहे जब उत्तर देंगे। सुबह 8 बजे इन्होंने मीटिंग कॉल की थी, तो उन्होंने 10 मिनट और लगाया। उन्होंने कहा साहब 1 साल तो लग जाएगा, 12 महीने लग जाएंगे, 12 साल तो नहीं। उसने कहा, मुसोलिनी बोला, मैं इटली का डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इतालवी को 12 घंटे में इस देश की भाषा बनाओ, मातृभाषा। अगर आपने नहीं बनाई तो सबके सिर कलम कर दी जाएंगी। ये ऐसा डिक्टेटर था। बाकी तो बहुत सारी बातें आप इतिहास में पढ़ लेंगी, ये शायद आपको ना मिले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब बात करते हैं तो बात ही अलग हो जाती है। ऐसे मुझे याद आ रहा है जो यूएसएसआर का, रशिया का डिक्टेटर स्टालिन, जोसेफ स्टालिन का किस्सा याद आ रहा है। तो उनके बाद में ख्रश्चेव वहाँ के प्रेसिडेंट बने, और ये स्टालिन जो थे ये बहुत ख़तरनाक किस्म के आदमी, तानाशाह जैसे होते हैं वैसे होते हैं। तो ख्रश्चेव एक जगह लेक्चर दे रहे थे और उनके 700 पॉलिट ब्यूरो जो हैं सब के सब सुन रहे थे। तो ख्रश्चेव अपना लेक्चर दे रहे थे और स्टालिन को कंडेम कर रहे थे, जबकि उसके जूनियर रहे थे। तो किसी ने पॉलिट ब्यूरो में से बोला कि अब तो तुम बड़े ज़ोर से बोल रहे हो, उसको गालियाँ दे रहे हो स्टालिन को, लेकिन जब तुम उसके साथ थे तब तो कोई बोले नहीं। तो उसने कहा, कौन बोला, खड़े हो जाओ, किसने बताया, बोलो, खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं हुआ। ख्रश्चेव बोला, सब शांत हो गए। तो बोला कि तुम मेरे डर से खड़े नहीं होते हो तो उसके डर से मैं कैसे खड़े होता। तो ऐसे ऐसे तानाशाह थे उस ज़माने में। इनकी जो कुंडली है हमारे पास में, कुंडली की बात करते हैं फिर केतु पर आएंगे। इनकी कुंडली है तुला लगन की, लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है। केतु यहाँ पर भरणी के नक्षत्र में, और ये शुक्र का नक्षत्र है। किसी की बात करेंगे, कुंडली की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में मंगल है, शनि है, चंद्रमा है। नवम में गुरु है, शुक्र है। दशम में सूर्य और शनि है। ये इनकी कुंडली है। तो यहाँ पर जो केतु जो है भरणी के नक्षत्र में है, और अगर शुक्र की हम बात करें तो शुक्र 9th हाउस में, लग्नेश में है। कुंडली तो अलग से देखेंगे। अगर मान लो कुंडली हम नहीं भी देखते, सिर्फ हम भरणी नक्षत्र देखते हैं, तो भरणी जो है शुक्र का नक्षत्र है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा व्यक्ति भौतिक सारे सुख चाहता है, उसको भौतिक रूप में सब कुछ चाहिए। तो उसे पावर चाहिए, उसे शक्ति चाहिए, उसे इन्जॉयमेंट चाहिए, उसे अथॉरिटी चाहिए। और जब ये सब उसे मिल जाए तो उसकी जो क्रूअलिटी है वो यहाँ केतु से आ जाएगी। तो केतु की क्रूअलिटी और शुक्र का वैभव, तो यहाँ पर इनके पूरे जीवन का अगर हम इतिहास पढ़ें तो मालूम पड़ता है कि छोटी सी जगह से चले और बिल्कुल दृढ़ निश्चय थे कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा बनना है। और उसके लिए कोई नियम नहीं था, सारे नियम इन्होंने उठा के ताक में रख लिए थे। और जो ये बोलें वो इनका नियम था, वो इनका कानून था, और जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया। तो जब केतु शुक्र के नक्षत्र में होगा तो वो आपको भौतिक रूप से जो भी आप चाहेंगे वो आपको प्राप्त करा देगा। अगर यहाँ पर केतु एफ्लिक्टेड हो, अगर हम कुंडली पूरी देखेंगे तो केतु यहाँ पर एफ्लिक्टेड भी मालूम पड़ता है, तो वहाँ पर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। वो जो नेगेटिविटी है
वो आदमी का पतन भी करती है और आदमी को कुख्यात बनाती है। तो ये कुख्यात लोगों की लिस्ट में इनका नाम सबसे सर्वोपरि है। सबसे पहले तो हिटलर का नाम लेते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद मुसोलिनी, स्टालिन, इन सब के नाम आ जाते हैं। ये उस ज़माने के वो तानाशाह थे जिन्होंने दुनिया का रुख बदल के रख दिया। हमारे पास तीसरी कुंडली है। ये कुंडली है मलाइका अरोरा की। मलाइका अरोरा के पहले पति का नाम अरबाज खान है, लेकिन इन्होंने तलाक ले लिया। उसके बाद इनके अफेयर भी रहे। अफेयर तो बॉलीवुड में चलते रहते हैं, उनका जिक्र करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो इनकी जो कुंडली है, कुंडली की बात कर लेते हैं, फिर केतु की बात करेंगे। कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो की, और पंचम में गुरु है, छठे में बुध है, सप्तम में चंद्रमा है, अष्टम में मंगल है, नवम में शनि है, दशम में शुक्र है, एकादश में बुध है और द्वादश में राहु है और सूर्य है। यह कुंडली है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो केतु जो है यहाँ पर कृतिका के नक्षत्र में है, यानी सूर्य के नक्षत्र में है। और ये है जो कुंडली है, इसका जो लग्न है स्कॉर्पियो है, तो ये मंगल से संचालित कुंडली है। और केतु यहाँ पर जो स्वयं, जिसको हम दूसरा मंगल बोलते हैं, कूजावत केतु बोलते हैं, तो केतु जो है सूर्य के नक्षत्र में शुभ नक्षत्र हो गया, फोर्सफुल नक्षत्र हो गया। तो ये छोटी सी मॉडल हुआ करती थी अपने शुरुआत के कैरियर में। उसके बाद ये एक अच्छे ख़ानदान में आई, वहाँ से इनको काफ़ी प्रोग्रेस की। छैया छैया इनका जो पहला सुपर गाना था, आइटम सॉन्ग जिसको बोलते हैं, उस ज़माने में नए नए आइटम सॉन्ग शुरू हुए थे। और छैया छैया जो मूवी थी, वो गाना आज भी उतनी ही शिद्दत से लोग देखते हैं जितना तब देखते थे। तो वहाँ से शुरू हुई, फिर तो कोई लिमिट नहीं है। और केतु यहाँ पर जो है सूर्य के नक्षत्र में केतु बड़ा बल देता है, बड़ा फोर्स देता है। और ये मॉडल थी, मॉडल से इन्होंने भी तरक्की की, फिर इनको एक माहौल मिला। तो जब केतु सूर्य के नक्षत्र में होगा, वृश्चिक लग्न होगा, तो वहाँ पर व्यक्ति ओवर एम्बिशियस होगा और बड़ा महत्वाकांक्षी होगा, भौतिक सुखों के पीछे भागने वाला होगा। और इनके पास भगवान का दिया हुआ रूप रंग सब कुछ है, तो उसको इन्होंने अपना शस्त्र बनाया, या उसको अपना शस्त्री बनाना कहेंगे, वो इनका एसेट हो गया। एसेट भी कह सकते हैं, शस्त्र भी कह सकते हैं। तो एसेट बनाया, शस्त्र बनाया, उसका इस्तेमाल किया, उसका इस्तेमाल करके अपने को आगे बढ़ाया, और आज भी ये आगे ही बढ़ती चली जा रही है। तो जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और जो लोग बिल्कुल पावर को प्राप्त करना चाहते हैं, तीनों हमने कुंडलियाँ देखी। एक कुंडली में महात्मा थे, तो महात्मा तो इस मिसयूज़ हो जाता है। मैंने पहले बोला अगर वो मिसयूज़ करते तो उनको बड़ा लाभ होता, उन्होंने किया नहीं। तो केतु दोनों तरह की दुधारी तलवार है, दोनों तरह की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप सीधे सच्चे व्यक्ति हैं तो आप ठगाए जाएंगे और बुरी तरह ठगाए जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ठगा गए आप, और बीच सड़क पे आप ठगाए जाएंगे। जैसे अन्ना हज़ारे बीच सड़क पे सबके सामने ठगाए गए, टीवी देखता रहा, हम लोग देखते रहे, आप लोग देखते रहे, ठगा गए। या दूसरी जगह पर ये लोग ठग लेते हैं, अंत जो हो सो हो। तो यहाँ पर अगर इनका देखें मलाइका का, तो केतु यहाँ पर बहुत बल देता है, एग्रेशन देता है, फोर्स देता है, एनर्जी देता है, और अपने को आगे ही आदमी रखना चाहता है। उसके लिए शादी रहे ना रहे कोई मसला नहीं, प्रेम संबंध चले ना चले उसका मतलब नहीं, लेकिन आदमी इस सब से विचलित नहीं होता और अपनी प्रोग्रेस के प्रति अग्रसर रहता है। तो बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो केतु दोनों तरह की बातें करता है। जब वो सेल्फ को आगे बढ़ाना चाहे तो व्यक्ति का भौतिक उत्थान होता है, जब वो सेल्फलेसनेस की तरफ जाए तो उसका आध्यात्मिक विकास होता है। दोनों संभावनाएं केतु में प्रबल तरीके से देखने को मिलती हैं। और अगली बार हम बात करेंगे जब केतु वृष राशि में हो और वहाँ के जो नक्षत्र हैं उन पे कैसे काम करता है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।